हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ इट इज इम्पॉर्टेंट टू यू विल फाइंड अ वे, एल्स यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। यानी कि कोई चीज़ अगर आपके लिए ज़रूरी हो, चाहे वो आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे कोई पर्सनल मोटिव है जो आप चाहते हैं कि आप पूरा कर पाए, तो कोई भी चीज़ अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो या तो आप उसके लिए रास्ता निकाल लेंगे। अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप कोई ना कोई बहाना ज़रूर ढूंढ लेंगे उससे बचने के लिए। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिना कोई बहाना लगाए हम स्टार्ट करते हैं। अनब्रिडल्ड कंस्ट्रक्शन ऑन रिवर बेड्स इज बिहाइंड द कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश। बोल रहे हैं जो बिना सोची समझी, बिना रोक टोक वाली कंस्ट्रक्शन की जा रही है नदी किनारों पे, वो ही ये जो इतनी डिजास्टर सिचुएशन हो गई है हिमाचल प्रदेश में, उसके पीछे का रीजन है। एमिड द ऑनगोइंग मानसून सीजन, जो बोल रहे हैं अभी ऑनगोइंग जो भी मानसून सीजन चल रहा है उसके बीच में हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा आर ग्रैपलिंग विद अ डायर कैटास्ट्रोफे दैट हैज कॉस्ट दी स्टेट्स अ फॉर्च्यून। बोल रहे हैं वो इस ऑनगोइंग मानसून सीजन के बीच में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के जो स्टेट्स हैं ये जूझ रहे हैं। ग्रैपलिंग मतलब जूझ रहे हैं विद डायर मतलब इंटेंसिटी बताता है कि बहुत ही ज़्यादा भयानक। कैटास्ट्रोफे मतलब एक तरीके का त्रासदी, एक तरीके का गलत वातावरण, माहौल जो बन गया है उसके लिए। दैट हैज़ कॉस्ट, जिसने इन स्टेट्स को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया है। द रिलेंटलेस डाउनपोर हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सीरीन रिवर्स इनटू रोरिंग टॉरेंट्स। जो बिना रुके, बिना थमे कंटिन्यूस बारिश, डाउनपोर मतलब बारिश चल रही है, उसने जो एकदम शांत बहने वाली, शांत प्रवाह करने वाली नदियां थी उनको पूरे उफान पे ला खड़ा किया है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि चारों तरफ त्रासदी हुई है, नुकसान हुआ है, चीज़ें, घर, मकान, बिल्डिंग सब टूट फूट गए हैं और जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। दिस सिचुएशन हाउएवर इज नॉट सोलली द रिजल्ट ऑफ नेचर्स फरी। अब बोल रहे हैं कि ये जो स्थिति है ये केवल नेचुरल कैलामिटी नहीं रह गया है, ये केवल बारिश, अंधाधुंध बारिश हो रही है उसकी वजह से नहीं हुआ है। It is the consequence of unchecked human actions that have disrupted the delicate balance between progress and environmental responsibility। बोल रहे हैं ये दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है जो बिना सोचे समझे, बिना कुछ सोच विचार किए ज़्यादा जो ह्यूमंस ने एक्शन किया है। क्या एक्शन किया है कि उन्होंने क्या किया है, जो प्रोग्रेस मतलब एक तरक्की कर रहा है इंसान, उसके और एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच में जो एक बारीक सा बैलेंस बना हुआ था उसको उनने तहस नहस कर दिया, उसको उनने नष्ट कर दिया, जिस वजह से ये स्थिति आ गई है। द डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ऑन रिवर बेड्स oblivious to the potential consequences has emerged as a prominent contributor to the ongoing tragedy। बोल रहे हैं जो एक बड़ा ही दुखद एक ट्रेंड चल रहा है कि होटल्स और रिजॉर्ट्स जो है वो नदी किनारों पे बनाए जा रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन उस इलाके में हो रहा है जो नदी के किनारे हैं। इसकी वजह से ऑब्लीवियस मतलब कि बिना इस बात की परवाह किए या बिना इस बात की जानकारी रखे कि उसके क्या आने वाले दुष्परिणाम देखने मिल सकते हैं, हैज़ emerged as a prominent contributor। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर, मुख्य कंट्रीब्यूटर रहा है। जो ये त्रासदी हुई है वहाँ पे और चल रही है, अभी भी चल रही है, उसका ये मुख्य कंट्रीब्यूटर रहा है, मुख्य प्रेरक रहा है। The allure of scenic waterfront properties has driven a reckless pursuit of profit। अब बोल रहे हैं जो खूबसूरती है, इतना सुंदर सी सीनरी का, जहाँ पे वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज हो, मतलब नदी के किनारे वाली प्रॉपर्टी हो, दरवाज़ा खोलते ही, अपनी बालकनी की विंडो खोलते ही आपको बाहर पहाड़, पहाड़ों के आगे नदियाँ, ये जो सुंदर दृश्य है, इससे क्या हुआ, इससे एक रेकलेस, बहुत ही बिना सोचे समझे और अंधाधुंध वाला एक परस्यूट चल पड़ा प्रॉफिट का। क्योंकि सबको पता है कि ये सीनिक ब्यूटी है, ये बहुत सुंदर दृश्य है, मनोहर दृश्य है, तो इसको देखने तो लोग आएंगे ही आएंगे। जितना ज़्यादा अच्छा व्यू होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे आपको प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जिसका मतलब ये हुआ, अगर आप में से कई लोग हिमाचल या उत्तराखंड साइड गए हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके नाम या होटल्स हैं उनके नाम होते हैं रिवर व्यू, सी व्यू,
ये सब उनके नाम होते हैं। उसका पर्पस क्या है, वो नाम से ही अपने प्रेरित करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऑफन ओवरशैडोइंग प्रूडेंट कंसिडरेशंस ऑफ फॉर द एनवायरनमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, जिसमें क्या होता है कि जो इसके आने वाले दुष्परिणाम हैं या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर या लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है। एज दीज स्ट्रक्चर्स स्प्रॉल अक्रॉस द रिवर बैंक्स दे इम्पेयर द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर बॉडी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है रिवर बैंक्स के अक्रॉस में फैले हुए हैं, जगह जगह पे नदी किनारों पे रुके हुए हैं। अब आप देखेंगे हिमाचल से जो बहने वाली नदियां हैं, जिन नदियों में इस वक्त ये उफान चल रहा है, वो बेसिकली बरसाती नदियों में ज़्यादा पानी कलेक्ट होने की वजह से। अब बरसाती नदियाँ क्या होती हैं कि वो केवल बरसातों के टाइम पे आपको दिखाई देती हैं। पहाड़ी इलाका है, ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन की स्लोप है, दूसरा कोई माउंटेन है यहाँ पे माउंटेन है, तो इनकी जो स्लोप वाला इलाका है, इस इलाके के बीच से नदियाँ गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे बारिश हो रही है तो वो सारा पानी बह के इस नदी में आता है। ठीक है। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब साल के ज़्यादातर टाइम में ये सूखा इलाका होता है, ड्राई इलाका होता है। लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाना है अपने रास्ते की जर्नी में, उनको ये रास्ते बीच में स्लोप वाला एरिया दिखाई देता है। बट जिस टाइम पे बरसातें आती हैं उस टाइम पे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सारा पानी और सब पूरे पहाड़ का पानी इकट्ठा होकर वो उसी जगह पर आएगा। ठीक है। तो उससे वो बहुत ज़्यादा फ्लो करती हैं, जिस वजह से जो मेन नदियां हैं जिनकी ये ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, आपने अगर ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो ये बरसाती नदियाँ ट्रिब्यूटरीज बनती हैं जो बाकी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, इन सब नदियों की ये ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। तो ये क्या करती हैं अपने रास्ते। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अब इस वक्त पे मान लो साल के ज़्यादातर टाइम यहाँ पे पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया। लेकिन जिस टाइम पे सपोज करो बारिश हुई, तो यूजुअली जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो होती है। इस साल ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा एल नीनो इफेक्ट का और फिर इंडियन ओशन डायपोल, ये दो कॉन्सिक्वेंसेज एक साथ काम कर रहे हैं, फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए हैं कि बारिश हिंदुस्तान में अब ऑल ऑफ अ सडन ज़्यादा होने लगी है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनमें पानी ज़्यादा भर गया है, और ज़्यादा भर गया है तो जहाँ पे उन्होंने पहले सोचा था कि इस पॉइंट तक पानी आएगा तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इस पॉइंट के आगे पानी नहीं आएगा, बट अब वो पानी इस पॉइंट के आगे यहाँ तक आ गया। तो ये जो बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ था ये सारा क्या हो गया, बह गया। तो ये क्या कर रहे हैं, जो नदी का नेचुरल प्रवाह है, नेचुरल फ्लो है, उसके रास्ते में एक अड़चन बने हुए हैं, उसके रास्ते को रोक रहे हैं। ठीक है। कॉजिंग डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने मिल सकते हैं। द repercussions ऑफ दिस शॉर्ट साइटेड डेवलपमेंट अप्रोच आर नाउ ऑन फुल डिस्प्ले। तो हमने पहले कभी सोचा नहीं कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, तो अब जो इसके रेपरकशंस हैं, दुष्परिणाम है, वो ये शॉर्ट साइटेड, मतलब केवल अभी निकटतम भविष्य में हमें प्रॉफिट चाहिए, दूर का जब होगा तब देखेंगे। ये वाला जो अप्रोच रहा डेवलपमेंट का, इसकी वजह से इसके जो रेपरकशंस हैं वो अब हमें पूरी अपनी फुल स्क्रीन में, फुल विजुअल में दिख रहे हैं। ठीक है। यानी कि पूरा प्रभाव अब इनका दिख रहा है। Thousands of residents have been forced to abandon their homes, मतलब हजारों लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए हैं। A direct result of the man-made encroachments that obstructed the river's natural path. क्यों? क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट रिजल्ट रहा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, नदी का जो नेचुरल पाथ था उसको इनक्रोच कर लिया, वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया। क्यों? अपने घर, मकान, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, क्योंकि नदियाँ उफान पर हैं तो उन लोगों को अपने घर, मकान, बिल्डिंग्स छोड़ने पड़ रहे हैं। द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन इज स्टैगरिंग with homes reduced to rubble and livelihood swept away। बोल रहे हैं अब इस ये जितना जो भी ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसका जो स्केल है, आंकड़ा है, वो बहुत आसमान छू रहा है, बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। ठीक है। और जो घर हैं वो रिड्यूस टू रूबल मतलब होता है नष्ट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। लाइवलीहुड्स, लोगों के जो कमाई के साधन है वो बह चुके हैं। कैसे? ठेले ठूले तो आराम से बह गए, होटल्स वगैरह वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो सारा मलबा चला गया, बह गए, उनके सारे लाइवलीहुड के सोर्सेज बह गए। Moreover, the human toll extends beyond material loss। और बोल रहे हैं कि जो इंसानों की जान का नुकसान हुआ है वो मटीरियल लॉस से भी ज़्यादा है।
विद हेल्थ इश्यूज एग्जेजरबेटिंग द ऑलरेडी डायर सिचुएशन। और अब क्या हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज जो हैं वो स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज कैसे भाई, देखो एक तो इतनी सारी बरसात हो रही है ना, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, 3-3 4-4 दिन नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी बारिश में बंदों ने अपने काम पे जाना है। जिन इलाकों में तबाही नहीं मची है उनमें तो लोगों को काम को जाना ही पड़ेगा, तबाही मची भी हुई है तो भी उनको काम पे तो जाना ही पड़ेगा, तो काम पे जा रहे हैं। अनहेल्दी वाटर आ रहा है, पीने के लिए सप्लाई पानी का अनहेल्दी आ रहा है, कई जगहों पे शायद पाइपलाइंस भी टूटी होंगी तो वहाँ पे सप्लाई हो भी नहीं रहा होगा, तो बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने पे मजबूर होंगे लोग, ठीक है। और इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बारिशें हो रही हैं तो मच्छर भी होंगे, राइट, तो डेंगू मलेरिया इन सब चीज़ों का भी खतरा है। तो ये सब स्थिति क्या है, ये सब स्थितियाँ जो है इस स्थिति को और ज़्यादा खराब कर रही हैं। मोर देन 100 लाइव्स हैव बिन लॉस्ट इन हिमाचल। केवल हिमाचल में ही 100 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। while thousands of crores have been washed away। और हज़ारों करोड़ों का हमारा मतलब प्रॉपर्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो चुका है। This indeed is a direct consequence of greed and unbridled desire to choke nature to the maximum। बोल रहे हैं ये क्या है, ये सीधे तौर पे जो हमारा लालच है, हमारा बिना सोचे समझे जो हम नेचर को चोक कर रहे हैं, नेचर को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूटिलाइज क्या हो रहा है, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है। The nexus among the builders, politicians and bureaucrats has played havoc in state। बोल रहे हैं जो बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत रही है उसने अब इस त्रासदी को, इस स्टेट में त्रासदी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। The illegal construction goes full steam while the administration looks the other way। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इस तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन बिना प्रशासन की जानकारी के और बिना सीनियर लेवल पे ऑफिशियल्स के इन्वॉल्वमेंट के नहीं कर सकते, है ना। ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे अगर कोई ईमानदार ऑफिसर होएगा और पॉलिटिशियंस का दबाव नहीं होएगा उस व्यक्ति पे, तो वो क्या करेगा, वो तो जाके एक्शन लेगा कि भाई ये बाय लॉ अगेंस्ट द लॉ है, बाय लॉ नहीं चल रहे हो आप, तो आप इसको हटाओ यहाँ से। बट नहीं हो पाया। Incessant rain has triggered flash floods, landslides and other calamities compounding the crisis। बोल रहे हैं निरंतर जो बारिश हो रही है उसने क्या किया, उसने फ्लैश फ्लड्स को बढ़ावा दे दिया। फ्लैश फ्लड्स वही पहाड़ियों पे बारिश इकट्ठा एक साथ पानी एकदम से आ जाना, तो वो क्या हो गया, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और बाकी कैलामिटीज ने क्या किया है, स्थिति को और ज़्यादा, इस क्राइसिस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। The toll on lives and agriculture is heart wrenching। जितना जान मान का नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर का जो नुकसान हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। With both states witnessing substantial financial losses। और दोनों ही स्टेट्स जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। हरियाणा एंड पंजाब हैव सफर्ड एस्टिमेटेड लॉस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़। हरियाणा और पंजाब में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का लॉस हो रहा है और हिमाचल में द लॉसेज आर एस्टिमेटेड एट अ स्टैगरिंग 8,000 करोड़। और हिमाचल में 8,000 करोड़ तक का अभी तक का आंकड़ा हम अनुमान लगा चुके हैं। द unchecked expansion of human settlements onto riverbeds must be with strict regulations and responsible land use practices। बोल रहे हैं जो अनचेक्ड मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ फैल रही हैं, ह्यूमन कहाँ कहाँ जाके अपना रैन बसेरा बना रहे हैं और रिवर बेड्स के आसपास में खास तौर पे ये अनचेक जा रहा है और इसके लिए हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने चाहिए और हमारे जो लैंड यूज प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनानी चाहिए। द consequences of prioritizing short-term financial gains over long-term environmental sustainability have become painfully clear। बोल रहे हैं अब इस त्रासदी को देखते हुए ये बात तो साफ हो गई है कि अगर हम केवल निकटतम भविष्य में प्रॉफिट को देखें और लॉन्ग टर्म भविष्य में एनवायरनमेंट को नज़रअंदाज करें तो उसका जो नतीजा है वो बहुत खराब हो सकता है, बहुत खतरनाक और दर्द भरा हो सकता है। ठीक है, ये तो साफ हो गई बात। The lessons from this disaster should serve as a stern reminder that our actions have profound repercussions on the environment and the local population we share it with। बोल रहे हैं इस त्रासदी से जो भी हमें सीखने को मिलती है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर के तौर पे हमें लेनी चाहिए कि हमारे एक्शंस की वजह से
बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसके आफ्टर मैथ बहुत भयानक हो सकते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी जो उन इलाकों में रहते हैं. It is imperative that accountability is assigned not just for immediate relief efforts. बोल रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रमुख बात है, इम्पॉर्टेंट बात है कि अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी केवल इमीडिएट रिलीफ एफर्ट्स के लिए ही नहीं असाइन करनी चाहिए, बल्कि उन लोगों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी डालनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके के रेकलेस कंस्ट्रक्शन को नज़रअंदाज किया और रेगुलेटरी नॉर्म्स को नज़रअंदाज किया. बट ऑल्सो फॉर रेगुलेटरी ओवरसाइट्स दैट अलाउड सच रेकलेस कंस्ट्रक्शन टू थ्राइव. ठीक है, These floods must become a turning point in our approach to development. बोल रहे हैं ये फ्लड्स जो हैं ये हमारा जो डेवलपमेंट के प्रति नज़रिया है उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होना चाहिए, यानी कि इसके बाद हम डेवलपमेंट को अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी लेके चलें तो ही बेहतर है, अदरवाइज इस तरीके के हादसे बार बार होंगे. Only through responsible planning and a renewed commitment to environmental stewardship Can we hope to prevent such disasters from recurring. बोल रहे हैं केवल रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्लानिंग करके और दोबारा से अपने कमिटमेंट्स को सुधार कर ही हम एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम होप कर सकते हैं कि इसके ज़रिए ही हम क्या करें, अपने आने वाले समय में इस तरीके के डिज़ास्टर्स को दोबारा होने से रोक सकें. ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पैसेज. इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. What is identified as primary factor contributing to catastrophic floods in हिमाचल प्रदेश. बोल रहे मुख्य फैक्टर क्या रहा इन फ्लड्स का, तो मुख्य फैक्टर यही रहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स और रिजॉर्ट्स ऑन रिवर बेड्स. तो ऑप्शन बी देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ऑन रिवर बेड्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which statement best describes the attitude of those responsible for the construction on river beds. क्या एटीट्यूड है उन लोगों का जो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, तो वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एकदम इमीडिएट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. उनको पता है कि वहाँ का नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत है, तो उसके ज़रिए हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है दे प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर प्रोग्रेस. ये तो नहीं है. They build on river beds and with awareness of possible consequences. उनको अवेयरनेस ही तो नहीं थी कि क्या नुकसान होते, नहीं तो थोड़ा सा शायद समझदारी दिखाते, तो ये इनकरेक्ट है. They construct on river beds driven by beauty of the location and potential profit. Option C is correct. Based on the passage, which statement best captures the author's viewpoint regarding construction on riverbeds and its implication. बोल रहे हैं ऑथर का क्या नज़रिया है जो नदी किनारे कंस्ट्रक्शन की जा रही है और उसके दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में. द कंस्ट्रक्शन ऑन रिवरबेड्स हैज़ माइनर इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश. ऐसा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसका. फ्लैश फ्लड्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय इंसेसेंट रेन्स ओनली. ऐसा भी नहीं है. द अनचेक्ड एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन टू रिवरबेड्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड significantly to the floods with disastrous consequences for financial and environmental sustainability. Option C is correct. Based on the passage, which of the following statements is not true. ठीक है, ट्रू नहीं नॉट ट्रू, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो दिखानी है. अनचेक्ड ह्यूमन एक्शंस डिसरप्टेड द बैलेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये करेक्ट है. The construction of waterfront properties obstruct the natural flow of rivers, leading to devastating consequences. ये भी करेक्ट है. The floods in Himachal Pradesh, Punjab and Haryana were solely the result of natural occurrences. ये incorrect है. केवल natural occurrences नहीं है, यहाँ पे जो man made human interference है उसका बहुत बड़ा रोल बताया गया है इस पैसेज में. So option C is correct. ठीक है. What is the main theme of the passage? क्या है मेन थीम पैसेज की कि जो बिना सोचे समझे रिवर बेड्स पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है और एनवायरनमेंट के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. राइट. द ब्यूटी ऑफ वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज इन हिमाचल प्रदेश. इनकरेक्ट. द फाइनेंशियल प्रॉफिट ऑफ बिल्डर्स इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. इनकरेक्ट. द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड construction on riverbeds and its environmental consequences. Option C is correct.
फ्रूगल वर्ड है, इसका एंटोनिम बताना है। तो फ्रूगल का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही केयरफुली अपने रिसोर्सेज को चूज करता है, खर्च करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, कोई भी उसके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं या जो वो अफोर्ड कर सकता है, उन चीज़ों को बहुत सोच समझ के इकोनॉमिकल तरीके से खर्च करता है। तो अब इसका उल्टा क्या हो गया, वो व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, एट प्रेजेंट पीपल आर पेइंग एक्स्ट्रावेगेंट प्राइजेस फॉर हाउसेज। अब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा पे कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा, एक व्यक्ति है जो जितना ज़रूरी है उतना सोच समझ के खर्च कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है। तो एक्स्ट्रावेगेंट इसका एंटोनिम हो गया। सो ऑप्शन डी एक्स्ट्रावेगेंट इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, HORTICULTUR ही करेक्ट है। इग्निशन, इग्निशन मतलब जो प्रज्वलन होता है आग का, उसको बोला जाता है इग्निशन। तो इग्निशन की स्पेलिंग गलत है, S की बजाय T आएगा। तो इग्निशन की स्पेलिंग होते हैं IGNITION, इग्निशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। इज रेनिंग को हमने देखना है कि करेक्ट कर सकते हैं, यही रहेगा। तो इफ फ्यूचर की बात है, कंडीशनल है, ठीक है, इफ कंडीशन है, और विल मतलब फ्यूचर की बात है। तो आई विल नॉट गो आउट इफ रेनिंग नहीं, इफ इट रेन्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। अब हम यहाँ पे अगर ऑफ बोलते हैं तो ऑफ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बताता है, ठीक है, कि इससे जुड़ा हुआ ये कोई चीज़ है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग इसमें आता है। लेकिन जब हम किसी डॉग को बोल रहे हैं कि मेरे काउच से, मेरे सोफा से उठ जाओ, ठीक है, तो वो क्या होगा, अलग होने का भाव होगा, जो होता है OFF ऑफ। तो यहाँ पे प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। ऑप्शन बी इज करेक्ट। I fell asleep while I read the book. मैं सो गया जब मैं बुक पढ़ रहा था। तो while I read the book की बजाय क्या होगा, while I was reading the book. So ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Those streets are very lonely. तो लोनली का एंटोनिम क्या होएगा, एकांत है, सुमसान है। तो दूसरे एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, भीड़ भाड़ वाली है, भरी हुई है, खचाखच। सो ऑप्शन बी ए क्राउडेड इज करेक्ट। It is a warm July morning. Even when it is bright outside, only half of a room is lit up. The rest sits softly in half light. बोल रहे हैं, हालांकि बोल रहे हैं कि वो बहुत गर्मियों के दिन थे, जुलाई की सुबह सुबह थी, गर्मियों की जुलाई की सुबह थी। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि बाहर चाहे जितना ही मतलब ब्राइट हो, लेकिन फिर भी उनके रूम में आधा ही रूम रोशनी से जगमगा रहा होता था, बाकी आधे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रोशनी थी, ठीक है। फुफ्फी's रूम हैज 2 सेट्स ऑफ विंडोज बोथ ऑन द सेम साइड। फुफ्फी के कमरे में 2 विंडोज थी, दोनों ही एक ही तरफ थी दीवार के, ठीक है। We have a few days of school and I have been sent to फुफ्फी's house. बोल रहे हैं हमारे स्कूल की कुछ दिन की छुट्टियां थी और मुझे फुफ्फी के घर में भेज दिया गया था। When I stay with her, she always lets me sleep next to her because she knows I am terrified of sleeping on my own. बोल रहे हैं कि जब भी मैं उनके घर रहता था तो वो मुझे अपने साथ सुलाती थी, बिकॉज उनको पता था कि मुझे अकेले सोने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। The glass on the windows is made up of different hues of yellow, greens, reds and blues. बोल रहे हैं जो विंडो पे जो ग्लास था वो अलग अलग कलर्स के कांच का बना हुआ था, उसमें अलग अलग कलर्स की शेड्स थी, येलो था, ग्रीन था, रेड था, ब्लू था, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि कोई व्यक्ति है, अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसको उसकी फुफ्फी के पास भेज दिया गया, ठीक है। तो इट इज अ वार्म जुलाई मॉर्निंग, फर्स्ट हो गया, ये तो हमारा S1 और S6 तो सही पॉइंट पोजीशन पे हम बीच में हमें सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद क्या किया गया, उसको वी हैव अ फ्यू डेज ऑफ स्कूल एंड आई हैव बीन सेंट टू फुफ्फी's हाउस। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो सी से 2 ऑप्शन है, ए और बी, यानी कि सी और डी तो हमारे एलिमिनेट हो गए, हमारी लिमिट कहाँ पे पहुंच गई, ए और बी पे पहुंच गई, ठीक है। अब फुफ्फी के घर पे गए, वहां पे क्या था, जब भी मैं उनके साथ रहता था तो वो मुझे अपने साथ सुलाती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मुझे अकेले सोने में डर लगता है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा सेकंड। फिर आता है पॉइंट कि उनके रूम में क्या था, 2 खिड़कियां थी,
जो कि कैसी थी, दोनों एक ही साइड पे थी। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आ जाता है ए कि बहुत बाहर चाहे जितना मर्जी रोशनी हो, उनके रूम में आधे ही हिस्से में रोशनी होती थी, बाकी आधे में उनके रूम में थोड़ी हल्की हल्की रोशनी रहती थी। और इसका कारण क्या था, क्योंकि उनके कमरे की जो खिड़कियां थी वो डिफरेंट कलर के ग्लास से बनी हुई थी। ठीक है, ये इसका कारण था। तो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है सी डी। अब देखो सी डी जैसे ही हमारा बन गया तो हमारा पता चल गया कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी डी बी ए। ठीक है, एज I had the fortune of having lived for more than a decade in a village closer to nature. Watching birds is a pastime so dear to my heart. बोल रहे हैं क्योंकि मेरा बचपन का लगभग एक दशक यानी कि लगभग 10 साल में एक गांव में रहा हूँ, तो मेरे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं नेचर के बहुत करीब रहा हूँ। ठीक है, और क्या करता था, मैं वो बर्ड्स को देखता था एज अ पास टाइम। अगर मेरे पास समय ज़्यादा होता था, मैंने अपना सारा काम कर लिया, मुझे टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं चिड़ियाओं को देखता रहता था। ठीक है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब था। आई ट्रेजर मैनी प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ वॉचिंग बर्ड्स ऑफ वेरिड स्पीशीज। बोल रहे मेरे एक खजाने का मुख्य हिस्सा ये है कि उसमें यादें जुड़ी हुई हैं पक्षियों को, बहुत अलग अलग प्रकार की अलग अलग जाति की पक्षियों को देखते हुए। I am no ornithologist but I have a great love of birds. बोल रहे हैं मैं कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो चिड़ियाओं के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। बोल रहे मैं कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पक्षियों से प्यार है, मुझे चिड़ियाओं को देखना, उनके प्रति प्यार जताना बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ये व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं कोई ऑर्थोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी चिड़ियाएं पसंद हैं। फिर उसके बाद वो बताता है कि वॉचिंग बर्ड्स जो है वो मेरा फेवरेट पास टाइम है, मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों है दिल के करीब? क्योंकि मेरे दिमाग में मेमोरीज हैं। जब मैं छोटा था तब मैं गांव में रहता था, या 10 साल मैंने अपने गांव में गुजारे हैं, और जहाँ जो कि क्लोज टू नेचर था। ठीक है, और जहाँ पे मेरे दिमाग में मेमोरीज हैं बर्ड्स को देखने की, बर्ड्स के अलग अलग वेराइटीज को देखते हुए की। ठीक है, सो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है एस क्यू पी आर। एस क्यू पी आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। It is considered a leadership trait when a leader knows how to pick his or her battle. बोल रहे हैं ये लीडरशिप के गुणों में आता है जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि कौन सी जंग उसे लड़नी चाहिए, कौन सी जंग उसे नहीं लड़नी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल में वॉर में जा रहे हैं। ठीक है, हाँ पुराने ज़माने में अगर ये स्टेटमेंट होती तो हम समझ पाते कि वो एक्चुअल में वॉर में जा रहे होंगे, इसलिए वो ऐसा कह रहे होंगे। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, अगर हम राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं तो जो राजा थे वो हर किसी व्यक्ति से, हर दूसरे राजा से वो युद्ध नहीं कर रहे होते थे। कुछ राजाओं के साथ में वो संधियां करते थे, कुछ राजाओं के साथ में उनकी बेटियों से, बहनों से वो शादियां करते थे पॉलिटिकल संबंध अच्छे बनाने के लिए, है ना, जो हमने टर्म भी सुनी हुई है पॉलिटिकल मैरिजेस। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे बनाना चाहते थे दोनों स्टेट्स के बीच में, और कुछ राजाओं के साथ में वो लड़ाई करते थे। तो जो व्यक्ति, जो राजा ये समझ सकता है कि कौन सी जंग लड़ने वाली है, कौन सी जंग छोड़ने वाली है, वो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। अ ट्रेट that often comes with age for a common man who fights several battles every day in personal and professional lives. और बोल रहे हैं कि हमने बताया कि लीडरशिप का ट्रेड है, लीडरशिप की क्वालिटी है, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ज़्यादातर समय हमारी उम्र के साथ आती है। यानी कि हम कुछ गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें हमने करनी है, ये चीज़ें हमने नहीं करनी है। और वो कैसे पता चलता है? उस व्यक्ति को जिसने बहुत सारे जंग लड़ी है, बहुत सारी गलतियां, मिस्टेक्स करी हैं, उनसे सीखा है हर दिन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में। ठीक है, Some battles are not only worth fighting but also imperative. बोल रहे हैं कुछ लड़ाइयाँ, कुछ युद्ध, कुछ काम ऐसे होते हैं जो करना बहुत, ऐसा नहीं होता कि हाँ उसको करने से हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, पर वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो दिस सीम्स टू अप्लाई ओनली टू इंडिविजुअल्स। तो लेकिन ये सिर्फ कुछ ही लोगों पे बात लागू होती है, हर किसी के ऊपर नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा स्टेटमेंट हो गया जहां पे हमने इंट्रोडक्शन किया कि सम बैटल्स आर वर्थ फाइटिंग एंड ऑल्सो वेरी इंपरेटिव। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हो गया कि ये लीडरशिप की क्वालिटीज में आता है कि अगर व्यक्ति को ये पता है कौन सा बैटल लड़ना चाहिए, कौन सा नहीं।
थर्ड हो गया कि ये जो क्वालिटी है ये ओवर टाइम हमारे एक्सपीरियंस से आती है। थर्ड और फोर्थ हो गया कि ये कुछ इंडिविजुअल्स के लिए ही सही होता है, हर एक के लिए नहीं। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है RPQS, option A is correct. After retirement, when we moved into our apartment in a newly built residential complex in a busy suburb of the city, बोल रहे हैं जब रिटायरमेंट के बाद हम अपने नए अपार्टमेंट में मूव हुए जो कि एकदम नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग में था, कहाँ पे, सबर्ब्स में, ठीक है। तो while the surrounding land devoid of any construction, और वहाँ पे जो आसपास की जगह थी, आसपास की ज़मीन थी, वहाँ पे कोई भी और बिल्डिंग नहीं थी, कंस्ट्रक्शन नहीं था। सबर्ब मतलब वो इलाका जो शहर से बाहर का, गांव का थोड़ा सेमी अर्बन सा इलाका होता है ना शहरों के बाहर, उसको बोला जाता है सबर्ब। द लैंडस्केप ऑफ द बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स encompassed ornamental plants which would provide, when they grow, magnificent shade below them and turn into a green curtain to guard from inquisitive eyes। बोल रहे हैं जो इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का जो लैंडस्केप था उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हुए थे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो पौधे जो डेकोरेशन पर्पस से लगाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सब क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो ये क्या करेंगे, जब बोल रहे हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो खूबसूरत हमें शेड भी प्रोवाइड करेंगे, हमारी आंखों के लिए भी खूबसूरत होंगे, हमें शेड भी प्रोवाइड करेंगे, और क्या काम करेंगे कि आसपास के लोग जो ताका झाकी कर रहे होंगे या जो अपने अपने घरों से हमें देख रहे होंगे उनसे भी हमें बचा के रखेंगे, ठीक है। वी वर थ्रिल्ड बट वी न्यू दैट द लैंड वॉज इन डेवलपमेंट जोन। अब यहाँ पे बोले ना कि डिवॉइड ऑफ कंस्ट्रक्शन था, मतलब वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन हमें पता है कि ये डेवलपमेंट जोन में है, यानी कि यहाँ पे आज नहीं तो कल और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होंगे, एंड दैट सूनर देन लेटर वी विल बी ड्वार्फ्ड बाय न्यू टॉल बिल्डिंग्स। और हमारी बिल्डिंग या हम लोग बहुत छोटे नजर आएंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने, ठीक है। We were thrilled that we had an unhindered view of the skyline and a free flow of air which would cool our interiors figuratively। बोल रहे हैं कि हम इस बात से बहुत thrilled थे, excited थे, खुश थे कि जो आसपास का नज़ारा था, क्योंकि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था तो हम स्काई का क्लियर व्यू देख सकते थे। अब आसपास में अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो तो आपको आसमान भी पूरा ऐसे दिखाई नहीं देता साफ, है ना। कई बारी अब करवा चौथ के टाइम पे औरतें छत पे चढ़ के देख रही होती है, यार हमारी छत से तो चांद दिखाई नहीं दे रहा, फलाने की छत से दिखाई दे रहा है ना। जब शहरों का इलाका है वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। तो बोल रहे हैं कि हमें स्काई का एकदम क्लियर व्यू दिखाई दे रहा था। दूसरी चीज़, हवा भी बहुत अच्छी वहाँ पे बिना किसी रुकावट के बह पा रही थी, जो कि हमारे घर के इंटीरियर्स को, यानी कि हमारे घर के अंदर के हिस्से को बहुत आराम से ठंडा कर सकती थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि जब हम अपने नए घर में मूव करें, यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। पी के बाद इसी स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है एस स्टेटमेंट, जो कि बोलता है कि हम बड़े खुश थे क्योंकि आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो हमें स्काई का और हवा का एकदम क्लियर यूटिलाइजेशन हो पा रहा था। थर्ड हो गया कि हमें पता था कि ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मतलब अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन होगी, और जब वो कंस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे को उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग से झांकती हुई नज़रों से बचा पाएंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट हमारा बन गया PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्राइविंग अक्रॉस अ रेलवे लेवल क्रॉसिंग ड्यूरिंग पीक आवर्स क्योर्स योर लो ब्लड प्रेशर। बोल रहे हैं कि अगर हम किसी रेलवे क्रॉसिंग को मुख्य पीक आवर्स, यानी कि उस टाइम पे जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उस टाइम पे अगर क्रॉस करते हैं तो हमारे अगर लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उससे वो क्योर हो जाती है। वो कैसे क्योर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि लेवल क्रॉसिंग पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का, और इंडिया में तो खास तौर पे ये होता है, बाहर का आई डोंट नो, बट इंडिया में ये चीज़ तो बहुत प्रॉब्लम है कि लेन अगर दो भी हैं, एक लेफ्ट साइड में जाने की, राइट साइड में आने की, तो भी वो बाइक्स जो है वो सारे एरिया को कवर अप कर लेती हैं, जिससे फिर निकलना एक टास्क होता है अपने आप में, और जो आप ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो बोल रहे हैं कि ऐसे रेलवे क्रॉसिंग को पार करना आपके लो ब्लड प्रेशर की बीमारी को ठीक कर सकता है। फिर बोल रहे हैं फॉर इंस्टेंस यू आर
द फर्स्ट एट अ क्लोज लेवल क्रॉसिंग ऑन अ नैरो 2 लेन रोड। बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले व्यक्ति हैं, एक नैरो बहुत ही कम चौड़ाई वाला 2 लेन वाला रोड है, उसमें लेवल क्रॉसिंग पे आप सबसे आगे हैं, सबसे पहले हैं, सबसे आगे हैं। द राइट लेन रिमेन्स फ्री टू अलाउ व्हीकल्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड टू कम थ्रू व्हेन द क्रॉसिंग ओपन्स। अब जाहिर सी बात है राइट साइड वाला तो बेसिकली खाली रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब क्रॉसिंग खुलेगा तो उस टाइम पे जो सामने से आने वाला ट्रैफिक है वो राइट साइड से जाएगा, तो आप लेफ्ट साइड पे खड़े हैं। सो फार सो गुड, मतलब अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। मोर व्हीकल्स अराइव एंड क्यू अप बिहाइंड यू ऑन द लेफ्ट लेन। तो अब और ज्यादा व्हीकल आते जा रहे हैं और वो आपके पीछे लेफ्ट लेन में आपके पीछे पीछे क्यू करते जा रहे हैं, यानी कि लाइन में खड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट आ जाएगा हमारा पी स्टेटमेंट, जो कि बोल रहा है कि अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर की, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप पी कार्स में जाओ, रेलवे लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करो, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, पी हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसी को कंप्लीट कर रहा है क्यू पॉइंट उदाहरण के तौर पे। सेकंड जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जहां पे उदाहरण की बात कर रहे हैं कि लेवल क्रॉसिंग पे आप एक उदाहरण ले लो कि आप अगर 2 लेन की एक बहुत ही कमजोर सी नैरो सी लेवल क्रॉसिंग पे खड़े हैं और आप सबसे फर्स्ट व्यक्ति हैं वहां पे, तो राइट लेन क्या होगी? खाली होगी। और ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर क्या होगा? और व्हीकल्स आएंगे वो आपके पीछे पीछे लगते जाएंगे, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि राइट लेन जो होगी वो खाली होगी। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन गया पी क्यू एस आर। पी क्यू एस आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। AFSPA was revoked in Tripura in 2015 and in Meghalaya in 2018। बोल रहे हैं कि AFSPA आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो त्रिपुरा से 2015 में हटा दिया गया था और मेघालय से 2018 में हटा दिया गया था। इट इज नॉट डैश दैट अदर स्टेट्स विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स परव्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो बोल रहे ये कोई सोचने वाली या ये कोई अनक्लियर बात नहीं है कि बाकी स्टेट से भी ये कुछ समय में हट जाएगा, जब वहाँ की स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वहाँ से भी हट जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि परमानेंटली वहाँ पे लगा दिया गया है। इट इज convenient to link the exclusion of an area from AFSPA's purview with reduction in violence by armed groups। बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही कन्वीनियंट है कि अगर किसी स्टेट से, किसी जगह से AFSPA का दायरा हटा दिया जाता है तो साफ तौर से जाहिर मतलब है कि वहाँ पे इंसर्जेंसी एक्टिविटीज या वायलेंट एक्टिविटीज जो हैं वो कम हुई हैं, और improvement in the security situation and an increase in development activities। और बोल रहे हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी स्थिति जो है वो सामान्य हो पाई है, उसमें सुधार आया है और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी बढ़ोतरी हुई है। बट what is important is the recognition that the law created an atmosphere of impunity and led to commission of excesses and dash। बोल रहे हैं लेकिन ये बात जानना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस कानून की वजह से, AFSPA की वजह से वहाँ पे सज़ा का प्रावधान कम हो गया है, ख़त्म हो गया है। लैक ऑफ क्रिएटेड एन एटमोसफेयर ऑफ इम्प्यूनिटी, यानी कि सज़ा का प्रावधान नहीं रहा, और कमीशन ऑफ एक्सेसेस, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं लोगों के साथ। एंड डैश, तो ज़्यादतियाँ हैं, सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो यानी कि थर्ड टर्म भी क्या होगी? एक नेगेटिव टर्म होगी। It was hardly 4 months ago that 15 civilians were killed in Mon district in Nagaland। बोल रहे हैं केवल 4 महीने पहले की ही बात है जब 15 सिविलियन लोगों की जान गई थी मॉन डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड में, इन अ डैश मिलिट्री ऑपरेशन। और किस में हुई थी? वहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था और उसमें 15 सिविलियंस की जान गई थी। अब आमतौर पे किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में 1 या 2 सिविलियन भी मारे जाते हैं तो भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल होता है, तो 15 सिविलियंस का मारा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। Therefore, alongside the gradual reduction in the areas under the act, there should be serious efforts to procure justice for victims of past excesses too। बोल रहे हैं तो इसीलिए हालांकि हम धीरे धीरे जो वहाँ पे इस एक्ट को हटा रहे हैं, इसके साथ साथ में हमें बहुत सीरियसली क्या करना चाहिए, जिन लोगों के ऊपर इस दौरान में, जब तक ये एक्ट लगा था तब तक के दौरान में जो भी ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको भी हमें जस्टिस दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। On the political side, it is indeed true that much dash has been made in moving towards a political solution to some of the multifarious disputes in the region।
बोल रहे हैं अगर हम पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, सुस्त हो गया है। जो क्या जब हम इस पॉलिटिकल सोल्यूशन को निकालने की तरफ पहुंचे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मल्टी लेवल डिस्प्यूट्स हो हैं इन रीजन के, उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ किस तरीके से पीस अकॉर्ड्स की फॉर्म में, यानी कि शांति वार्ता के फॉर्म में, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की फॉर्म में, एंड क्रिएशन ऑफ सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, और जहां जहां पे रीजन्स में इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है वहां पे छोटे छोटे टुकड़ों में हम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करें जिससे कि ये युद्ध विराम लगा रहे। बोल रहे हैं अफ्स्पा रिवोक किया गया त्रिपुरा में 2015 में और मेघालय में 2018 में। अब बोल रहे हैं कि इट इज नॉट दैट, तो इट इज नॉट ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है। सेकंड है तो ये भरोसेमंद नहीं है कि बाकी स्टेट से हट जाएगा कुछ पॉइंट में, कुछ समय में, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अनफॉरसीबल, अनफॉरसीबल का मतलब होता है कि आप इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट अनफॉरसीबल, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कुछ समय में ये भी डिपेंडेबल मतलब निर्भर होना, और प्रिडिक्टेबल, तो ये प्रिडिक्टेबल और अनफॉरसीबल जो है, प्रिडिक्टेबल और अनफॉरसीबल एक दूसरे के एंटोनिम है। अब यहाँ पे नॉट प्रिडिक्टेबल बोल रहे हैं तो मतलब हो गया कि हम इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, जबकि हम बोल रहे हैं कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ समय में बाकी स्टेट से भी, बाकी जगहों से भी हट जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनफॉरसीबल इज करेक्ट। It is convenient to link the exclusion of an area from FSPA's purview with reduction in violence by armed groups, improvement in security situation and an increase in development activities। ठीक है कि FSPA हटा है मतलब कि वायलेंट एक्टिविटीज कम हुई है, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हुई है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ी हैं, but it is important, what is important is recognition that the law created an atmosphere of impunity, कि इसकी वजह से एक सजा रहित प्रावधान चल पड़ा है कि वहां पे अब सजा नहीं दी जाती, एंड लेड टू कमीशन ऑफ एक्सेसेस, और जातियां हुई है वहां पे लोगों के साथ में, एंड डैश, तो वूज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स हुई हैं, वरीज हुई हैं, चिंता हुई है। एट्रोसिटीज का मतलब होता है लोगों के साथ में क्रूएलिटी हुई है, हीनियस एक्शन हुए हैं। तो ये तीनों नेगेटिव टर्म है। ऑप्शन बी एट्रोसिटीज सबसे क्लोजेस्ट है। इम्पिटस का मतलब होता है मोटिवेटिंग फोर्स, और रेजुविनेट का मतलब होता है रिन्यू करना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एट्रोसिटीज इज करेक्ट। It was hardly 4 months ago that 15 civilians were killed in Mon district in Nagaland and in a dash military operation। अब in associated तो मैच ही नहीं कर रहा क्योंकि वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो वॉवल के साथ में ए नहीं आता, एन आता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बॉच्ड मतलब होता है मिस्टेकन, गलत तरीके से जो हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, तो वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ जिसकी वजह से 15 सिविलियंस की जानें चलेगी। प्रोड्यूस्ड मतलब कि किसी चीज को लेकर आना, कोई चीज सामने रखना, और ऑब्लाइज्ड मतलब कि किसी के बात को मानना, तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड और ऑब्लाइज्ड इनकरेक्ट हो रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे। एसोसिएटेड ए वॉवल साउंड की वजह से यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है, और केवल ऑप्शन बी बॉच्ड इज करेक्ट। ऑन द पॉलिटिकल साइड it is indeed true that much dash has been made, much priority has been made। अब प्रायोरिटी होती तो ये जो अब हम मूवमेंट पे पहुंचे हैं कि अब हम यहाँ पे शांति वार्ता और ये सब चीजें करें, ये पहले कर लिए होते, तो प्रायोरिटी नहीं है। मच स्ट्रैटेजी भी नहीं बनाई गई है, प्लानिंग भी नहीं की गई है। हेडवे का मतलब होता है मच इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस, तो यहाँ पे बोल रहे हैं काफी प्रोग्रेस हमने अब कर ली है, काफी इंप्रूवमेंट हमने कर लिया है कि अब हम पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ पहुंचे हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।